उस रात सह्याद्री की पहाड़ियों पर चांदनी उतर रही थी। हवाओं में वीरता की सुगंध घुली हुई थी और उन ऊंचे ऊंचे किलों के बीच एक ऐसा बालक सो रहा था जिसके हृदय में भविष्य का इतिहास धड़क रहा था। वही बालक था शिवाजी, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाया। लेकिन उस समय वह केवल एक मां की आंखों का तारा था, राजमाता जिजाऊ का पुत्र, जिसकी परवरिश साधारण राजकुमारों की तरह नहीं बल्कि एक योद्धा, एक राष्ट्र निर्माता और एक धर्म रक्षक के रूप में हो रही थी। जिजाऊ मां रोज उसे रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाती थी। उसे महाराणा प्रताप, राणा सांगा और अन्य वीरों की कहानियां सुनाकर उसके भीतर आत्मसम्मान की आग जलाती थी। वह कहती थी, शिवबा याद रखना, जन्म से कोई राजा नहीं होता, कर्म से राजा बनता है। और वो बालक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सुनता, अपने मन में प्रतिज्ञा करता कि वो अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाएगा। बचपन से ही शिवाजी का मन तलवार, घोड़े और दुर्गों की ओर खिंचता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब शिवाजी पहाड़ों पर चढ़कर किलों का निरीक्षण करता, रास्तों का अध्ययन करता, सैनिकों की गतिविधियों को देखता और मन ही मन रणनीतियां बनाता। उसके गुरु दादाजी कोंडदेव उसे युद्ध कला, प्रशासन, राजनीति और नीति का पाठ पढ़ाते थे। लेकिन शिवाजी केवल किताबों तक सीमित नहीं थे, वो हर सीख को जीवन में उतारते थे। वो अपने साथियों के साथ नकली युद्ध खेलते, नकली किले जीतते और हर बार अपने मन में ये दोहराते, एक दिन मैं अपने देश को पराधीनता से मुक्त कराऊंगा। उसी समय देश की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मुगल साम्राज्य और आदिल शाही का अत्याचार चरम पर था। मंदिर तोड़े जा रहे थे, किसानों से जबरन कर वसूला जा रहा था, स्त्रियों का अपमान हो रहा था और हिंदू समाज भय में जी रहा था। यह सब देखकर शिवाजी का रक्त खौल उठता। वो पूछता, मां, क्या हम हमेशा ऐसे ही डरते रहेंगे? और जिजाऊ दृढ़ स्वर में कहती, नहीं शिवबा, तू वो अग्नि है जो इस अंधकार को जलाकर राख कर देगी। और यहीं से शिवाजी के जीवन की दिशा तय हो जाती है। किशोरावस्था में ही उसने अपने कुछ विश्वसनीय मित्रों को इकट्ठा किया। मावड़ों के वीर युवक तानाजी, बाजी प्रभु, नेताजी, पालकर, जीवा महाला जैसे सपूत जो बिना किसी लालच के केवल स्वराज के सपने के लिए जान देने को तैयार थे। इन युवाओं ने गुप्त रूप से शपथ ली, हम अपना जीवन शिवाजी और स्वराज को समर्पित करेंगे। और यही वह बीज था जिससे आगे चलकर मराठा साम्राज्य का विशाल वटवृक्ष बना। शिवाजी ने सबसे पहले छोटे छोटे किलों पर अधिकार करना शुरू किया, क्योंकि वह जानते थे कि बिना मजबूत दुर्गों के कोई राज्य नहीं टिक सकता। उन्होंने तोरणा किला जीता, फिर राजगढ़, कोंडाणा और एक एक करके सह्याद्री के दुर्ग उनके नियंत्रण में आते गए। यह सब बिना बड़ी सेना के, केवल बुद्धि, साहस और रणनीति से हुआ। मुगल और आदिल शाही दरबार में खलबली मच गई। एक युवक कैसे हमारी सत्ता को चुनौती दे रहा है। लेकिन शिवाजी रुकने वाले नहीं थे। उनके लिए यह केवल युद्ध नहीं था, यह आत्मसम्मान की लड़ाई थी।
यह धर्म, संस्कृति और स्वराज्य की रक्षा का युद्ध था। वह अपने सैनिकों को सख्त आदेश देते कि किसी स्त्री, बच्चे या निर्दोष पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। दुश्मन की मस्जिद या धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि उनका युद्ध अन्याय से था, धर्म से नहीं। और इसी नीति ने उन्हें केवल योद्धा नहीं बल्कि एक महान शासक बना दिया। धीरे धीरे शिवाजी का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। गांव गांव में लोग कहते, एक शेर पैदा हुआ है सह्याद्री में। गरीबों को उसमें अपना रक्षक दिखाई देता, युवाओं को अपना आदर्श और स्त्रियों को अपना सम्मान। लेकिन इस बढ़ती शक्ति में शत्रु ने की आंखों ने ताने की तरह चलना शुरू कर दिया। और जब एक ऐसा तूफान आने वाला था जो शिवाजी की परीक्षा लेने वाला था। सह्याद्री की घाटियों में जब शिवाजी के पराक्रम की गूंज फैलने लगी, जब एक एक करके दुर्ग उनके अधीन आने लगे, जब मावड़ों के हृदय में स्वराज्य की लौ प्रज्वलित हो उठी, तब बीजापुर और दिल्ली के दरबारों में चिंता की लहर दौड़ गई। आदिल शाह को यह स्वीकार करना कठिन लग रहा था कि एक युवा मराठा सरदार उसकी सत्ता को खुलेआम चुनौती दे रहा है। उसने कई सेनापतियों को भेजा, परंतु हर बार वे शिवाजी की गुरिल्ला नीति के सामने असहाय सिद्ध हुए। जंगल, पहाड़, घाटियां सब शिवाजी के साथी बन चुके थे। वह रात में आक्रमण करते, दिन में अदृश्य हो जाते। शत्रु केवल धूल और पराजय देखता रह जाता। ये युद्ध तलवार से कम और बुद्धि से अधिक लड़ा जा रहा था, और इसी बुद्धि ने शिवाजी को अजेय बना दिया। अंततः आदिल शाह ने निश्चय किया कि अब किसी साधारण सेनापति से काम नहीं चलेगा। उसने अपने सबसे शक्तिशाली और क्रूर सेनापति अफजल खान को बुलाया। अफजल खान, जिसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थी, जिसने कई राजाओं को छल और बल से हराया था, वह गर्व से बोला, एक पहाड़ी लड़का मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और एक विशाल सेना लेकर वह शिवाजी को कुचलने निकल पड़ा। उसके मार्ग में गांव जलाए गए, मंदिर तोड़े गए, जनता में भय फैलाया गया ताकि शिवाजी आत्मसमर्पण करने को विवश हो जाएं। लेकिन शिवाजी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने अपने मंत्रियों और सरदारों के साथ सभा की। सब चिंतित थे क्योंकि अफजल खान की सेना बहुत बड़ी थी। उसके पास तोपें थी, प्रशिक्षित सैनिक थे और अपार संसाधन थे। पर शिवाजी शांत थे। उनके चेहरे पर अद्भुत आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा, बल से नहीं, बुद्धि से विजय होगी। और यही उन्होंने एक ऐतिहासिक योजना बनाई। उन्होंने संदेश भिजवाया कि वे अफजल खान से मिलना चाहते हैं। शांति वार्ता के लिए अफजल खान हंसा। डरा हुआ शेर
अब समझौता करेगा और मिलने को तैयार हो गया। स्थान तय हुआ, प्रतापगढ़ का किला, पहाड़ों के बीच, जहां हर रास्ता शिवाजी को ध्यान था, लेकिन अफजल खान को नहीं। मिलने से पहले शिवाजी ने अपनी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया। उन्होंने अपने वस्त्रों के नीचे बाघन और कतार छिपाई, अपने विश्वस्त अंगरक्षक जीवामहाला को पास ही तैनात किया और मन में केवल एक ही लक्ष्य रखा, स्वराज की रक्षा। जब दोनों मिले, वातावरण में तनाव तैर रहा था। अफजल खान ने झूठी मुस्कान के साथ शिवाजी को गले लगाने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही वह पास आया, उसने छुपा हुआ खंजर निकाल कर वार करने का प्रयास किया। उसी क्षण शिवाजी ने बिजली की गति से बागन का उसके पेट में भूप दिया। कतार से दूसरा वार किया। अफजल खान धरती पर गिर पड़ा और उसी पल पहाड़ियों में छिपी मराठा सेना टूट पड़ी। रणभेरी बज उठी। हर हर महादेव के जय घोष से आकाश गूंज उठा। अफजल खान की सेना घबरा गई। बिना नेतृत्व के वे इधर उधर भागने लगे और मराठाओं ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये संदेश था कि छल और अत्याचार के सामने सत्य और साफ हमेशा विजयी होते हैं। इस विजय के बाद शिवाजी का नाम पूरे भारत में गूंजने लगा। मुगल दरबार तक ये समाचार पहुंचा और औरंगजेब की भौहें तब आई। उसने कहा अब समाया का गया। इस शिवाजी को जल्लाद करने का। और उसने अपने सबसे योग सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा विशाल सेना के साथ। कई किले घेर लिए गए। मराठाओं पर दबाव बढ़ने लगा। शिवाजी ने देखा कि इस समय सीधे युद्ध से भारी नुकसान होगा। उन्होंने कूटनीति का मार्ग अपनाया। जय सिंह से संधि की, पुरंदर की संधि कई, किले सौंपने पड़े और स्वयं आगरा जाकर औरंगजेब से मिलने का निर्णय लेना पड़ा। यह निर्णय आसान नहीं था। सबने मना किया, लेकिन शिवाजी बोले, कभी कभी पीछे हटना भी जीत की तैयारी होता है। पूर्वे यात्रा के लिए रवाना हुए, जहां उनका इंतजार एक और परीक्षा वाले। आगरा की ओर बढ़ता हुआ वो काफिला केवल घोड़ों और सैनिकों का समूह नहीं था। वह स्वराज्य की आशाओं को अपने साथ लिए चल रहा था। हर कदम पर खतरा था, हर मोड़ पर अनिश्चितता। फिर भी शिवाजी महाराज का मन अडिग था। उन्होंने अपने पुत्र संभाजी को साथ लिया
ताकि वह भी जीवन की कठिनाइयों से सीख सके। जब वे आगरा पहुंचे तब औरंगजेब के दरबार की भव्यता देखकर सामान्य व्यक्ति का मन डगमगा सकता था। सोने चांदी से सजे महल, हजारों सैनिक, दरबारियों की भीड़, लेकिन शिवाजी ने वहां भी अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। जब उन्हें दरबार में अपेक्षित सम्मान नहीं दिया गया, भर से मनसबदारों के पीछे खड़ा किया गया, तब शिवाजी का स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने इसे मराठा गौरव का अपमान माना और विरोध प्रकट किया। ये बात औरंगजेब को नागवार गुजरी। क्रोध में आकर उसने शिवाजी और संभाजी को नजरबंद कर दिया। आगरा का किला अब उनके लिए स्वर्ण पिंजरा बन गया। बाहर से भव्य, अंदर से कैद, पहरेदार हर समय निगरानी रखते। भागना असंभव लगता। कई लोग यहाँ टूट जाते, हार मान लेते, लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने धैर्य रखा, स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया, पहरेदारों की आदतें, समय, रास्ते समन में अंकित कर लिया। फिर एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने रोजाना दरबार में मिठाइयों और फलों की टोकरियां भिजवाने का बहाना बनाया। धीरे धीरे पहरेदार उस पर ध्यान देना छोड़ने लगे। उन्हें लगा ये केवल धार्मिक तान है। और फिर वो दिन आया जब शिवाजी और संभाजी उन्हीं टोकरियों में छिपकर बाहर निकल गए। अंधेरी रात, दिल की धड़कनें, हर कदम पर मृत्यु का खतरा, लेकिन साहस उनके साथ था। जैसे ही वे सुरक्षित बाहर पहुंचे, उन्होंने सामान्य वेश धारण किया। अलग अलग मार्गों से यात्रा की, जंगलों, गांवों और पहाड़ों से होते हुए अंततः स्वराज्य पहुंचे। जब मराठा भूमि पर उनके घोड़े पे फुर पड़े, तब मानो धरती ने भी राहत की सांस ली। ये केवल पलायन नहीं था, ये इतिहास की सबसे साहसिक सफलताओं में से एक था। औरंगजेब जब ये जानकर क्रोधित हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। अब शिवाजी पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर लौटे थे। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी ने फिर से स्वराज्य को संचित करना शुरू किया। खोए हुए किलों को वापस लेने की योजना बनी। सेना का पुनर्गठन हुआ। नौसेना को सुदृढ़ किया गया, क्योंकि शिवाजी जानते थे कि समुद्री शक्ति के बिना पूर्ण स्वतंत्रता संभव नहीं। उन्होंने सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग जैसे समुद्री किले बनवाए। विदेशी आक्रमणकारियों को समुद्र से ही चुनौती दी। उन्होंने एक सुव्यवस्थित प्रशासन खड़ा किया। अष्ट प्रधान मंडल
जिसमें योग्य मंत्रियों को जिम्मेदारी दूं गए। न्याय, कर व्यवस्था, सुरक्षा सब कुछ सुव्यवस्थित हुआ। किसानों को संरक्षण मिला, व्यापार को बढ़ावा मिला। शिवाजी केवल युद्ध जीतने वाले राजा नहीं थे, वो जनता के राजा थे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी जनता का विश्वास। लोग कहते थे ये हमारा राजा है, ना कि हमारा शासक। लेकिन संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। औरंगजेब ने अब स्वयं दक्षिण आने का निर्णय किया। विशाल सेना के साथ वर्षों तक युद्ध चला। मराठा भूमि बार बार रणभूमि बनी। शिवाजी जानते थे कि सीधा टकराव विनाश ला सकता है, इसलिए उन्होंने छापामार युद्ध परवार भी परिष्कृत किया। दुश्मन को थकाया, संसाधन काटे, मनोबल तोड़ा और धीरे धीरे उन्हें कमजोर किया। इसी बीच शिवाजी ने अपने जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण देखा, राज्याभिषेक। चेरा सेखड़ में रायगढ़ पर वैदिक मंत्रों के बीच वे छत्रपति बने। लेकिन उनके मन में गर्व नहीं, केवल उत्तरदायित्व था। उन्होंने कहा, यह ताज मेरा नहीं, इस मिट्टी का है। अरे उन्होंने तीरथ के अंतिम छेन कुशी में की थी से हाथी, लेकिन नियति ने ही पोर था लिखना। रायगढ़ के सिंहासन पर बैठने के बाद शिवाजी महाराज के जीवन का स्वरूप बदल गया। अब वे केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक सम्राट थे, जिनके कंधों पर करोड़ों लोगों की आशाएं टिकी थी। लेकिन उनके हृदय में वही पुरानी सरलता, वही सेवा भाव और वही स्वराज्य के प्रति समर्पण जीवित था। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने मंत्रियों, सेनापतियों और सैनिकों से कहा, आज से हमारी लड़ाई केवल तलवार की नहीं, चरित्र की भी होगी। क्योंकि वे जानते थे कि यदि शासन में नैतिकता नहीं होगी तो स्वतंत्रता अधिक दिन नहीं टिकेगी। उन्होंने भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार किया। किसी भी अधिकारी को जनता पर अत्याचार करने की अनुमति नहीं दी, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। किसानों की भूमि सुरक्षित की गई, लगन को न्याय संगत बनाया गया। अकाल और संकट के समय राज्य की ओर से सहायता दी गई। शिवाजी का शासन जनता के लिए वरदान बन गया। इसी कारण हर गांव, हर पहाड़, हर किला उनका प्रहरी बन गया। जब औरंगजेब की सेनाएं आगे बढ़ती, तब पहले ही मराठाओं को सूचना मिल जाती, क्योंकि पूरा समाज उनके साथ खड़ा था। इसी बीच शिवाजी ने दक्षिण भारत में अपने अभियान तेज किए। कर्नाटक, तंजावुर और वेल्लोर तक मराठा ध्वज फहराया। उन्होंने केवल धन या क्षेत्र नहीं जीते, बल्कि मराठा शक्ति का मनोबल बढ़ाया। हर विजय के बाद वे कहते, यह जीत किसी एक की नहीं, पूरे स्वराज्य की है। लेकिन निरंतर युद्ध यात्राएं और तनाव उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने लगे। फिर भी उन्होंने कभी विश्राम को प्राथमिकता नहीं दी। जब तक शरीर साथ देता रहा, वे मैदान में डटे रहे। वे अपने पुत्र संभाजी को शासन और युद्ध दोनों की शिक्षा देते रहे।
कभी कठोर बनकर, कभी स्नेही पिता बनकर, ताकि भविष्य में स्वराज्य सुरक्षित हाथों में रहे। लेकिन समय के साथ दरबार की राजनीति, कुछ स्वार्थी सरदारों की ईर्ष्या और आंतरिक मतभेद उभरने लगे। शिवाजी इन सब को देखकर चिंतित होते, क्योंकि बाहरी शत्रु से अधिक खतरनाक आंतरिक कलह होती है। उन्होंने बार बार समझाया, हमारी शक्ति हमारी एकता है। फिर भी कुछ लोग निजी लाभ के लिए श्रेम को रखने लगे। इस बीच औरंगजेब ने अंतिम प्रयास के रूप में मराठा शक्ति को जड़ से समाप्त करने की योजना बनाई। दक्षिण में विशाल सैन्य अभियान शुरू हुआ। वर्षों तक युद्ध चलता रहा। लाखों सैनिक, अपार धन और अनगिनत संसाधन झोंक दिए गए। लेकिन मराठा भूमि विजय फिर भी दूर रही, क्योंकि शिवाजी की बनाई रणनीति अब एक परंपरा बन चुकी थी। हर मराठा सैनिक शिवाजी की तरह सोचता था, हर सेनापति शिवाजी की तरह लड़ता था। ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने एक व्यक्ति नहीं, एक विचार खड़ा कर दिया था। धीरे धीरे शिवाजी को यह एहसास होने लगा कि उनका समय सीमित है। शरीर कमजोर हो रहा है, लेकिन आत्मा अब भी अड़िग है। वे देर रात तक मंदिर में ध्यान करते, ईश्वर से प्रार्थना करते, मेरे बाद भी ये स्वराज्य सुरक्षित रहे। वे अपने उत्तराधिकार और प्रशासन को मजबूत करने में लग गए। योगनों को आगे बढ़ाया, अनुशासन को और कठोर किया, ताकि व्यवस्था कमजोर न पड़े। चीन का वह वर्ष आया जब ये महान योद्धा बीमारी से जूझने लगा। रायगढ़ के किले में वातावरण गंभीर हो गया। सैनिक, मंत्री, जनता, सबकी आंखों में चिंता थी। शिवाजी अपने कक्ष में लेटे हुए भी राज में आने में सोचते रहते। वे शिवाजी को पास बुलाकर बोले, राज तलवार से नहीं, चरख से चलता है, इसे कभी मत भूलेना। यही उनके अंतिम उपदेशों में से एक था। धीरे धीरे भक्षण आया, जब सगिया भरी का शेर शांत हो गया। लेकिन उसका गर्जन इतिहास में अमर हो गया। शिवाजी महाराज भौतिक रूप से चले गए, पर उनका स्वप्न जीवित रहा। उनकी विचारधारा हर पराठा के रंग में बहती रही। और यही विचार आने वाले समय में अग्निशाले साम्राज्य के लिए बरकरार। जब रायगढ़ की पहाड़ियों ने अपने महान पुत्र को खोया,
जब सह्याद्री की हवाएं शोक में डूब गई, जब हर किले की प्राचीर मौन हो गई, तब ऐसा लगा मानो पूरा स्वराज कुछ पल के लिए थम गया हो शिवाजी महाराज का शरीर। भले ही पंचत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनकी आत्मा हर मराठा के भीतर धड़कती रही। उनके जाने के बाद सबसे कठिन परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि किसी भी महान नेता के बाद उसका स्वप्न जीवित रखना सबसे बड़ा संघर्ष होता है। संभाजी महाराज ने भारी परिस्थितियों में सत्ता संभाली। चारों ओर षड्यंत्र, विश्वासघात और बारी आक्रमण थे। औरंगजेब स्वयं दक्षिण में डटा हुआ था। केवल मराठों को मिटाने के लिए उसने वर्षों तक युद्ध किया, लाखों सैनिक झोंके, अपर धन खर्च किया, लेकिन शिवाजी द्वारा रोपा गया। स्वराज का वृक्ष इतना मजबूत हो चुका था कि वह आंधियों में भी नहीं टूटा। संभाजी ने अद्भुत साहस दिखाया, यातनाएं सही, पर धर्म और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उनका बलिदान मराठा इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बन गया। इसके बाद राजा राम, ताराबाई और पेशवाओं ने शिवाजी की विरासत को आगे बढ़ाया। एक एक करके मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। अंततः वही औरंगजेब जो शिवाजी को समाप्त करने निकला था, दक्षिण की मिट्टी में थककर टूट गया और मराठा शक्ति पूरे भारत में फैल गई। दिल्ली तक मराठा ध्वज लहराया। यह सब उस बीज का फल था जो शिवाजी ने अपने त्याग, नीति और साहस से बोया था। शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, वे एक युग थे। उन्होंने ये सिखाया कि सच्चा नेतृत्व तलवार से नहीं, चरित्र से बनता है, कि सच्ची शक्ति सेना की संख्या में नहीं, जनता के विश्वास में होती है। कि सच्चा राष्ट्र निर्माण भय से नहीं, प्रेरणा से होता है। आज भी जब कोई युवा निराश होता है, जब कोई किसान हार मानने लगता है, जब कोई सैनिक थक जाता है, तब शिवाजी का जीवन उसे पुकारता है। उठो, संघर्ष करो, झुको मत। उनके किले आज भी खड़े हैं, जैसे समय को चुनौती दे रहे हो। उनकी नीति आज भी प्रशासन को दिशा देती है। उनकी गाथाएं आज भी रक्त में जोश भर देती हैं। शिवाजी ने हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि उद्देश्य पवित्र हो और संकल्प अडिग हो, तो इतिहास बदला जा सकता है। उन्होंने साधारण मावड़ों को असाधारण योद्धा बनाया, बिखरी हुई जनता को संचित राष्ट्र में बदला और गुलामी की मानसिकता को स्वाभिमान में परिवर्तित किया। यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। मंदिरों में नहीं, बल्कि हृदयों में उनकी पूजा होती है। जब भी कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब भी कोई कमजोर की रक्षा करता है, जब भी कोई सत्य के लिए संघर्ष करता है, तब समझ लेना वहां शिवाजी जीवित है। उनकी तलवार अब लोहे की नहीं, विचारों की है। उनका किला अब पत्थर का नहीं, चरित्र का है। और उनका स्वराज्य अब केवल भूमि का नहीं, आत्मसम्मान का है। यही है वीर शिवाजी की सच्ची विरासत। यही है उनकी अमर गाथा,
जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें है याद दिलाती रहेगी कि महानता जन्म से नहीं कर्म से मिलती है, और जो अपने देश धर्म और मानवता के लिए जीता है वही सच्चा अमर होता है।